Okay, everyone, this is a paper of October-November 2023, variant 1, 2, and we are starting this paper. The first question, it's about that malwares can be used to corrupt data into a computer system. We have discussed this in our chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने पढ़ा था कि फिशिंग वायरसेस रैनसमवेयर सब क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि malwares कैन बी used to corrupt data stored on a computer. Tick one box to show which cyber security threat is not a type of malware. तो कौन सा ऐसा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है जो मेलवेयर नहीं है, और मेलवेयर की टाइप्स मैंने आप लोगों को बताएंगे कि वो मेलवेयर की टाइप्स कौन सी है। वॉर्म्स एक मेलवेयर की टाइप है, वायरसेस की टाइप है, वायरसेस है, रैनसमवेयर है, लेकिन फिशिंग एक मेलवेयर नहीं है। फिशिंग एक एक्टिविटी है जो एक हैकर परफॉर्म करता है किसी भी इसका डाटा लेने के लिए। तो वन का जो आंसर है वो मेरे पास यस एग्जैक्टली फिशिंग ही है। थैंक यू पारस, वन है, वन का ये पार्ट है। सेकंड में आपके पास लिखा हुआ है आइडेंटिफाई वन अदर एग्जांपल ऑफ malware दैट गिवन इन पार्ट 1A। इनके अलावा मेलवेयर की और एग्जांपल्स कौन सी हो सकती हैं बेटा? मेलवेयर्स की जो और एग्जांपल्स हैं वो आपके पास आ सकती है, स्पाईवेयर आपके पास आ सकती है, की लॉगर आपके पास आ सकता है, एडवेयर आपके पास आ सकता है, ट्रोजन हॉर्स, और आपके पास ये आ सकते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, वॉर्म्स आपके पास आ सकते हैं, वायरसेस आपके पास आ सकते हैं, रैनसमवेयर। तो ये सारी टाइप्स हैं मेरे पास मेलवेयर्स की। तो वन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख दो एडवेयर। इसके बाद स्टेट द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू फाइंड एंड रिमूव मेलवेयर्स फ्रॉम अ कंप्यूटर। मेलवेयर्स की बात होगी तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटी मेलवेयर। अगर इसकी जगह यहाँ वायरसेस होता तो मैं लिखता एंटीवायरस। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या रजिस्टर स्टोर्स द बाइनरी नंबर 111 00011। गिव द डेनरी नंबर फॉर द बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन द रजिस्टर। इसका डेनरी नंबर निकालना है तो कन्वर्ट करने के लिए 1 2 4 8 16 32 64 128 इसके ऊपर लिखूंगा। इन सबको जब ऐड करूंगा तो डेनरी में आंसर आ जाएगा। डेनरीमस का आंसर आ रहा है 227 बेस। यहाँ पे आप शो भी कर सकते हो अपनी वर्किंग। गिव द हेक्साडेसिमल नंबर फॉर द बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन द रजिस्टर। ये जो पूरा बाइनरी है इसका हेक्साडेसिमल देना है। अच्छा, तो पहले काम करते हैं, 1 1 1 0 0 0 1 1 इसका हेक्साडेसिमल निकाल लेते हैं। 1 2 4 8 1 2 4 8 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ आ गया 14। ये क्या आ गया? 3। 14 क्या होता है? ई होता है हेक्साडेसिमल में, E3। यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारे पास? E3 हेक्साडेसिमल का। यस, दैट्स करेक्ट। इसके बाद लिखा हुआ है लॉजिकल शिफ्ट ऑफ टू प्लेसेस इज परफॉर्म्ड ऑन द बाइनरी नंबर स्टोर्ड इन द रजिस्टर। रजिस्टर में बाइनरी नंबर कौन सा स्टोर हुआ हुआ है? इसके ऊपर लगाना है टू शिफ्ट। टू शिफ्ट हमें कहाँ से लगाना है? टू शिफ्ट लगाना है लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट ऑफ टू प्लेसेस। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट ऑफ टू प्लेसेस। अच्छा जी, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट ऑफ टू प्लेसेस मैं इसके ऊपर लगाऊंगा तो उसका मतलब ये मेरी राइट हैंड साइड है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड पे दो जीरो लगेंगे तो इट्स गोइंग टू बी लाइक 0 0। उसके बाद शुरू होगा ये यहाँ, ये इधर से 1 1 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आंसर होगा। दो लॉजिकल शिफ्ट, दो जीरो लगाए, यहाँ पे मैंने दो ऐड कर दिए राइट हैंड साइड पे क्योंकि लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट है। इट्स गोइंग टू बी 0 0 1 1 0 0 0 1। फिर कह रहे हैं कि मेरे पास द नेगेटिव डेनरी नंबर -99 नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर। -99 स्टोर करना है रजिस्टर में। कंप्लीट द रजिस्टर टू शो द बाइनरी नंबर दैट वुड बी स्टोर्ड यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ ये करना है -99। तो टूज कॉम्प्लीमेंट ऐसे होता है 1 2 4 8 16 32 64 -128।
-99 बनाने के लिए सबसे पहले ये ऑन हो जाएगा। फिर 0 0, 1 0 0, अच्छा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 1 0 0 1 1 0 1, अच्छा इसका आंसर है 1 0 0 1 1 1 0 1। और ये आया कैसे, -128 +16 8 और 4, +16 +8 +4 +1 will give you -99। -128 +16 +8 +4 +1 -99 यार, ये आंसर है इसका। 1 0 0 1 1 0 1। इसके बाद है द नंबर 0 1 0 0 1 1 0 0 इज एडेड टू, इसके अंदर बाइनरी एडिशन करनी है। बाइनरी एडिशन करने के लिए हम एक काम करते हैं, 1 1 1 0 0 0 1 1, और जो ये वाला नंबर है 0 1 0 0 1 1 0 0, इसमें बाइनरी एडिशन करनी है। सबसे पहले 1 और 0 क्या हो गया, 1, फिर 1 और 0 क्या हो गया, 1 0 1 1 0 1, 1 1 क्या हो गया बेटा, 0 विथ कैरी 1, और 1 1 क्या हो गया, 0 विथ कैरी 1। दिस इज योर आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये आपके पास चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। मेरे पास क्लास में मिस्टर असद हैं, उसैद है, समी है और पारस है। ओके, a user's computer has a central processing unit that has a clock speed of 2 gigahertz. She wants to change it to a CPU that has a clock speed of 3 gigahertz. State what is meant by clock speed. clock speed क्या होती है, कौन बताएगा? कोई बता सकता है क्लॉक स्पीड क्या होती है? बेटा क्लॉक स्पीड इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द maximum number of instructions, number of clock cycle it takes, or the maximum number of instructions a CPU can perform. Explain how the effect this change will have on the performance of the CPU. इसका इम्पैक्ट क्या होगा सीपीयू के ऊपर? पहला इम्पैक्ट तो ये हो सकता है, इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस। दूसरा क्या हो सकता है, आपके जो टास्क हैं वो ज़्यादा क्विकर होंगे, तेज़ी से हो जाएंगे। टास्क कैन बी परफॉर्म्ड फास्टर और क्विकर। इसके बाद क्या है, द सीपीयू कंटेन्स अ एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एमएआर इन अ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एमएआर। एमएआर का काम क्या होता है? एमएआर स्टोर्स एड्रेसेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड, ये आएगा। लेकिन अभी 1 मार्क मिला है, स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, ये भी लिख सकते हैं वेयर डाटा इज रिटर्न टू। ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। द सीपीयू हैज अ लिस्ट ऑफ ऑल द मशीन कमांड्स इट कैन प्रोसेस। स्टेट द नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ द कमांड, वो कौन सी लिस्ट है जिसमें सारे कमांड्स आ जाते हैं मेरे पास? दिस इज टू बी नोन एज इंस्ट्रक्शन सेट, और इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर वो ऑप कोड और ऑपरेंड आता है, याद है, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसके बाद है, a washing machine is an example of an embedded system. Give two characteristics of an embedded system. कैरेक्टर एम्बेडेड सिस्टम के दो फीचर्स बताने हैं। एक तो ये हो सकता है कि कार, बेटा वो एग्जांपल है, मुझे अभी ये बताना है कि ये इसके वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, एग्जांपल नहीं बतानी। मैं ये कह सकता हूँ कि
इज चीप टू मैन्युफैक्चर, और इसके पास एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर इसकी प्रोसेसिंग के लिए। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि इट डज नॉट रिक्वायर मच पावर, इट हैज़ अ डेडिकेटेड हार्डवेयर, यस कंटेन्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ग्रेट, इट हैज़ अ डेडिकेटेड हार्डवेयर। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वो 2.2 नंबर तो मैक्सिमम मिल गए। ये भी हो सकता है कि वर्क्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चले, ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर। इसके बाद कह रहा है कि क्लिक द थ्री एग्जांपल्स ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम की तीन एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? और वो हमारे पास एक वेंडिंग मशीन हो सकती है, एक फ्रीज़र हो सकता है, और एक सिक्योरिटी लाइट सिस्टम हो सकता है, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ। इसमें आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर रहे होते हो उनको कंट्रोल। फिर a brand is recording their new song, thus they need to consider the sample rate and sample resolution of their recording. Give one benefit of using a higher sample rate. ज़्यादा सैम्पल रेट का होने का क्या फ़ायदा है सॉन्ग की रिकॉर्डिंग के लिए? मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ज़्यादा सैम्पल रेट है तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, बहुत एक्यूरेट होगी, बहुत करेक्ट होगी। आई कैन से दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ द साउंड इज मोर एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा क्लोज होगी ओरिजिनल से। यस बेटर ऑडियो क्वालिटी गुड। पारस, गिव वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ हायर सैम्पल रेट। वन ड्रॉबैक, भाई ड्रॉबैक ये है कि फाइल साइज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि क्वालिटी ज़्यादा होगी, फाइल साइज इज इंक्रीज्ड। ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा स्पेस केटर करता है। डिस्क्राइब व्हाट इज meant बाय सैम्पल रेजोल्यूशन। यस गुड पारस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैम्पल रेजोल्यूशन? सैम्पल रेजोल्यूशन क्या होता है? 2 मार्क के लिए लिखना है। पहला पॉइंट तो ये लिख देते हैं जो हमें बुक से रटा हुआ है, द नंबर ऑफ बिट्स that are used as per sample। एक और मार्क के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि determine how loud and quiet the sound is। मतलब साउंड की जो लाउडनेस है ना वो भी मेजर होती है इससे, क्योंकि वो क्वालिटी बताता है, साउंड एम्पलीट्यूड भी बताता है, ये भी लिख सकते हो हम। द बैंड wants to compress the sound file but they do not want any data to be permanently removed। ऐसे कौन सी मेथड है जिससे मेरा डेटा को नुकसान नहीं होता, और नहीं होता दैट मीन्स लेस लॉस, लेस ट्रांसमिशन। यस गुड गुड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द टेबल कंटेन्स अबाउट ट्रांसमिशन मेथड्स, कंप्लीट द टेबल बाय आइडेंटिफाइंग विच ट्रांसमिशन मेथड्स आर डिस्क्राइब। आप लोग अपने आंसर भी पढ़ पढ़ के बताते जाएं आंसर में। सबसे पहला है कि डेटा इज ट्रांसमिटेड डाउन अ सिंगल वायर। एक वायर है, इसको पढ़ते ही मेरे ध्यान में क्या है कि ये कौन सा है? ये आ गया सीरियल। और वन बिट एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन ओनली। बेटा पारस, हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर वो डाटा आता भी है और डाटा जाता भी है। इस क्वेश्चन में डाटा वन बिट एट अ टाइम जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर वो होगा सीरियल सिंप्लेक्स। फिर सेकंड वाला है आपका, बेटा नहीं ये भी गलत बताया आपने। आप मुझसे कह रहे हो फुल ड्यूप्लेक्स। नो, फुल ड्यूप्लेक्स नहीं है। डेटा इज ट्रांसमिटेड डाउन मल्टीपल वायर्स। मल्टीपल वायर किस में होते हैं? पैरेलल में। मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम इन बोथ डायरेक्शन, बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम।
ये होगा पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स। पैरेलल हाफ ड्यूप्लेक्स पूरा लिखना भाई पेपर में, एक बात नहीं लिखना। जब सवाल में उसने दो चीजें पूछी हैं तो आपने दोनों बताना है, उनका मोड भी और उनका मेथड भी। थर्ड में लिखा हुआ है कि डेटा इज ट्रांसमिटेड डाउन अ सिंगल वायर। चलो, सिंगल वायर पता चल गया। सीरियल मतलब देखो तो सही, क्या मैं सॉल्व कर कैसे रहा हूँ, पहले एक लाइन पढ़ो, उसका जो मतलब निकले वो आप अपने पास लिख दो। सबसे पहले यहाँ इसमें आएगा आपके पास सीरियल, क्योंकि डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है सिंगल वायर पे। फिर क्या कह रहा है, 1 बिट एट अ टाइम इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो ये होगा सीरियल फुल ड्यूप्लेक्स। फिर कह रहा है कि डेटा इज ट्रांसमिटेड डाउन मल्टीपल वायर्स, बहुत सारे वायर हैं, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, पैरेलल। फिर क्या लिखा है, मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम इन वन डायरेक्शन ओनली। मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम बट इन वन डायरेक्शन ओनली। पहली बात तो है कि पैरेलल है तो मल्टीपल बिट्स तो जा रहे हैं लेकिन एक डायरेक्शन में, तो ये है पैरेलल सिंप्लेक्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसमें आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्वेश्चन 7 है, क्या ट्रेन स्टेशन हैज अ टिकट इंस्पेक्टर हु चेक्स ईच कस्टमर्स टिकट बिफोर दे आर अलाउड टू गेट ऑन द ट्रेन। The train station wants a system that will allow the ticket to be automatically checked. Identify two suitable input devices that can be used to automatically read the ticket. कौन कौन सी डिवाइसेस से आप टिकट रीड कर सकते हो? बारकोड स्कैनर, क्यूआर कोड स्कैनर, या डिजिटल कैमरा से भी। इसका बी पार्ट कह रहा है कि द ट्रेन ड्राइवर pushes a button to close the train door when all passengers have boarded the train. The train door will only close when there are no passengers in the doorway. The system to check there are no passengers in the doorway uses a sensor and a microprocessor. Explain how the sensor and microprocessor are used to check whether the train doors can be closed or not. ये सवाल है मेरे पास 6 मार्क का है। इंफ्रारेड सेंसर, 6 मार्क का है भाई। ये बताना है कि सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर कैसे चेक करेगा कि ट्रेन के डोर क्लोज हुए हैं या नहीं। चलो, 1 मार्क तो मिल गया। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं कि इंफ्रारेड बोलो, प्रेशर बोलो, प्रॉक्सिमिटी बोलो, 300 सेंसर चलेंगे, लेकिन आपने इंफ्रारेड बोला तो मैं इंफ्रारेड यूज कर रहा हूँ। इंफ्रारेड सेंसर इज यूज्ड, 1 मार्क। दूसरे मार्क के लिए हम लिखेंगे सेंसर सेंड्स डेटा बोलो या सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा भाई, माइक्रो प्रोसेसर्स कंपेयर्स डेटा टू stored values if it is in the range। अगर वो रेंज के अंदर है तो माइक्रो प्रोसेसर सेंड्स सिग्नल्स टू क्लोज द डोर। और मूवमेंट के लिए हमेशा से क्या यूज होते हैं, एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स यूज टू क्लोज डोर। अगर वो रेंज के अंदर नहीं हुए तो आपकी डोर क्लोज नहीं होगी। लेकिन अभी 1 2 3 4 5 6, इस आंसर को मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे कि इफ
नॉट इन रेंज, डोर्स विल नॉट क्लोज। और हम ये लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इज repeated until the doors are closed. Draw and annotate a diagram that demonstrates the cybersecurity threat of data interception. डेटा इंटरसेप्शन पता है, चैप्टर 5 में पढ़ा होगा। डेटा इंटरसेप्शन ये होता है कि आपका डाटा कोई थर्ड पार्टी आके जो है वो इंटरसेप्ट कर ले। या जैसे ये होता है कि किसी भी एक घर में वाईफाई डिवाइस लगी हुई है और उस वाईफाई डिवाइस से बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो सारे कंप्यूटर्स का डाटा कोई हैकर ले सकता है अगर वो उस वाईफाई से अब डाटा को इंटरसेप्ट करता है। अब इसकी डायग्राम के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि मेरे पास दो कंप्यूटर्स होंगे। डायग्राम वाला सवाल भी पेपर में आ सकता है। मतलब एक चीज़ तो ये कि मेरे पास दो कंप्यूटर्स लाजमी होंगे। मेरे पास होगा मेरा एक कंप्यूटर ए और एक मेरे पास होगा मेरा कंप्यूटर बी। अब डेटा इंटरसेप्शन होता ये है कि आपका जब डेटा किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से वो हो जाता है, कोई इसको चला जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या हैकर, आप लोग लिख लो। ये आ गई आपकी थर्ड पार्टी। अब हो रहा ये है कि कंप्यूटर ए से डेटा जा रहा है कंप्यूटर बी के पास। और यहाँ पर बीच में आपके पास लगा हुआ होगा कोई भी आपका राउटर कह लो या इसको कह लो पैकेट स्निफर। पैकेट स्निफर यूज़ होता है हमारे पास डेटा इंटरसेप्शन के अंदर। और पैकेट स्निफर का काम ये होता है दैट इट बेसिकली एग्जामिन्स द डेटा पैकेट दैट आर बिटवीन सेंड एंड रिसीव्ड। मैं लिख भी देता हूँ कि पैकेट स्निफर examines data as it is sent from one कंप्यूटर टू अनदर। तो डाटा जब यहाँ से जा रहा होगा तो यहाँ से आपका डेटा थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा। और ये जो बंदा है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, दिस कैन देन यूज योर डेटा फॉर एनीथिंग। तो इस तरह से ये डायग्राम आपकी बन सकती है पेपर के अंदर। ये कितने मार्क का है? 4 मार्क की डायग्राम। इसके बाद क्या है? आइडेंटिफाई one security solution that will keep your data safe from data interception and state why it will keep the data safe। इसके अंदर बेटा मैं लिख सकता हूँ इनक्रिप्शन, क्योंकि इनक्रिप्शन क्या करता है, मेरा डाटा भेजने से पहले उसको इनक्रिप्ट करेगा। नहीं, वीपीएन नहीं होगा, वीपीएन नेटवर्क सिक्योर करता है। इनक्रिप्शन आएगा क्योंकि डेटा सेंडिंग की बात हो रही है। और इसका ये है कि इफ़ द डाटा इज इनक्रिप्टेड दैट मीन्स इट इज़ मीनिंगलेस। मतलब ये है कि अब अगर थर्ड पार्टी उसको एक्सेस करता भी है तो वो उसको खोल नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास डिक्रिप्शन की नहीं होगी। ये भी लिख देता हूँ, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ डिक्रिप्शन की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 कह रहा है कि द टेबल कंटेन्स द टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस अबाउट द इंटरनेट, कंप्लीट द टेबल विद मिसिंग टर्म एंड डिस्क्रिप्शन। दिस इज द कलेक्टिव नेम फॉर ऑल वेब पेजेस अवेलेबल। किसको कहते हैं जहाँ पे सारे वेब पेजेस एक जगह पे होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब।
अ स्मॉल फाइल स्टोर्ड बाय वेब ब्राउज़र दैट कैन स्टोर, कहाँ पे यूजर का आईडी पासवर्ड और पर्सनल डेटा स्टोर होता है? कुकी। यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक ऐसा टेक्स्ट बेस एड्रेस है दैट इज यूज्ड फॉर विजिटिंग वेबसाइट्स। ये भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर होता है डोमेन, होस्ट नेम और फाइल नेम, ये भी लिख सकते हैं। वेब सर्वर क्या होता है? भाई वेब सर्वर आपकी वेबसाइट की डिटेल्स स्टोर करता है। इट स्टोर्स योर वेब पेजेस। इट, ये भी लिख सकते हैं, वेब सर्वर रिसीव्स रिक्वेस्ट फ्रॉम clients and return them। फिर है द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट, ये तुम लोगों को पता होगा। दिस इज HTML। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। A protocol that is used to request and send web pages। This is HTTPE या HTTPS। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेटा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को कराऊंगा, चैप्टर नंबर 6 का है, लेकिन अभी बता देता हूँ। अब बिजनेस एज अ सिस्टम दैट इज डिस्क्राइब एज हैविंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेट वन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एआई। एआई का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट्स एबिलिटी टू लर्न। द एबिलिटी टू लर्न और अडेप्ट, ये लिख सकते हैं। और द कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इट यूजेस फॉर इट्स रूल्स। आगे है 6 मार्क का। एआई सिस्टम इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। पहले मैं एक्सपर्ट सिस्टम आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये हम फिर करेंगे 6 में। A manufacturing company uses an automated system in its manufacturing process। The automated system uses a flow sensor। ये भी चैप्टर नंबर 6 का है, लेकिन फ्लो सेंसर तो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये बता देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्यों यूज़ करती है ये। क्योंकि फ्लो सेंसर के अंदर इट हैज़ इट मेजर्स अमाउंट ऑफ लिक्विड या गैसेस मूविंग थ्रू एन एनवायरनमेंट। एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ द टू एम्प्लॉयज ऑफ यूजिंग एन ऑटोमेटेड सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग। ऑटोमेटेड सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? एक बात तो ये कि भाई सेफ है, इंसानों को काम करना नहीं पड़ता, सारा काम मशीन्स कर देती हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि इट कैन इंक्रीज जॉब्स एज वेल, क्योंकि अगर ऑटोमेटेड सिस्टम बनेगा तो उसको संभालने के लिए लोग भी चाहिए होंगे। एक और पॉइंट ये लिख सकते हैं कि नो नीड टू डू रेपिटेटिव टास्क, एक ही काम को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज टू द कंपनी ओनर। डिसएडवांटेज क्या है कंपनी ओनर को भाई इसका? एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें पैसे बहुत चले जाते हैं यार। हाई सेटअप कॉस्ट। और एक और चीज़ ये है कि यूटिलिटी मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यूटिलिटी मेंटेनेंसेस हायर। अच्छा ये भी होता है कि अगर वो मशीन ख़राब वराब हो जाए तो उसकी रिपेयर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बेटा डिसएडवांटेज बता रहे हैं इसका। डिजिटल करेंसी, ये तो याद होगा समीर को और उसैद को, मुझे है नहीं क्लास में। डिजिटल करेंसी can be used to pay for products and services। Digital currencies are often tracked using digital ledgers। Give two feature of digital currency। भाई दो फीचर बताओ डिजिटल करेंसी के। एक बात तो ये जो आप लोगों को याद होगी वो ये कि completely एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, किसने किसको कितने भी पैसे दिए वो हमें नहीं पता। और क्या है, ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉनिकली। ये भी कह सकते हैं दैट इट इज सिक्योर, यस गुड, एंड इट इज इनक्रिप्टेड एज वेल।
आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट यूजेस डिजिटल लेजर टू ट्रैक द डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी की कैसे होती है ट्रांजैक्शन? वो आपके पास होती है ब्लॉकचेन के अंदर। यार पेपर को ज़्यादा ही बड़ा नहीं है ये, खत्म ही नहीं हो रहा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। Storage and memory are important components of a computer system. Primary storage is one type of storage in a computer. Tick one box to show which is an example of a primary storage. इसमें से प्राइमरी स्टोरेज कौन सा है? रैम। यार पारस तुम्हें क्या हो गया है बेटा? बी प्राइमरी मेमोरी कैसे है? प्राइमरी मेमोरी वो होती है रैम और रोम, जो कंप्यूटर के लिए प्राइमरी जरूरी होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है। गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू, सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस होता है। अच्छा ये भी है कि इसके अंदर रैम और रोम है, तो ये आपके पास वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल होता है। फिर आपसे कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी कैन बी क्रिएटेड। So virtual memory can be created in a computer system. Complete the description about virtual memory. Use the term from the list. Some of the terms in the will not be used. Some terms binary दिया हुआ है, हार्ड डिस्क दिया हुआ है, हेक्साडेसिमल ऑपरेटिंग सिस्टम, पेजेस, रैम रोम, सेक्टर, सॉफ्टवेयर ट्रैक्स और वर्चुअल मेमोरी। अब इसमें कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी इज यूज व्हेन डैश इज फुल। वर्चुअल मेमोरी यूज ही तब होती है जब रैम फुल हो। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज क्रिएटेड बाय पार्टीशनिंग द पार्ट। कैसे बनती है रैम वर्चुअल मेमोरी? हमेशा बनती है हार्ड डिस्क ड्राइव को पार्टीशन करने से। तो इसमें से हमने ये इस्तेमाल कर लिया, ये इस्तेमाल कर लिया। डेटा इज डिवाइडेड इनटू पेजेस। वर्चुअल मेमोरी की बात हो रही है, अगर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होगी तो तुम लोग करोगे सेक्टर्स। वर्चुअल मेमोरी में पेजेस होते हैं, पेजेस में डिवाइड हो रहा है। दैट कैन बी सेंड फ्रॉम योर रैम, जो आपकी रैम से जाते हैं। और रैम से जाते किसके पास है? अच्छा अब इसमें दोस्त लग सकते हैं, इसमें आप वर्चुअल मेमोरी भी लगा सकते हो या हार्ड डिस्क ड्राइव दोबारा भी लगा सकते हो। दैट इज सेंट टू दी virtual memory to be temporarily stored until they are rejected. So this paper is completed. Do you have any queries or confusion?